नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान खान गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग हरियाणा जीके को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग एक नई डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट का नाम है यमुनानगर, क्योंकि देखा गया है कि HSSC ने जितने भी अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उनमें से यमुनानगर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करेंगे कि यमुनानगर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यमुनानगर की, तो यमुनानगर से जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी स्थापना से बनता है कि यमुनानगर की स्थापना कब हुई। तो आपको सबसे पहले यमुनानगर की स्थापना पता होना चाहिए कि यमुनानगर की स्थापना किस वर्ष हुई, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो स्थापना की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको याद हो तो लास्ट क्लास में कैथल डिस्ट्रिक्ट कराया था, कैथल की स्थापना कराई थी। और मैंने तब आपको बताया था कि जब कैथल अपना जिला बना था उस समय हमारे 4 जिले एक साथ बने थे। यानी अगर स्थापना यमुनानगर की पूछी जाए तो यमुनानगर की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 1989 को हुई है। याद रखना है डियर स्टूडेंट, ये वो साल है जब वोट डालने की आयु जो थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई थी। वो आपको पता है कि 61वां संविधान संशोधन से किया गया था। और इसी 1989 में भगवान की कृपा हरियाणा के लोगों पर हुई थी। देखें डियर स्टूडेंट, वैसे भगवान की कोई कृपा हरियाणा के लोगों पर नहीं हुई है, लेकिन इस कृपा के माध्यम से हमें 4 डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं कि वो कौन कौन से 4 डिस्ट्रिक्ट थे जो वर्ष 1989 में हरियाणा के जिले के रूप में उभरे थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कैसे हमारा बनता है कैथल, जिसे आप लोग कपिल नगरी या फिर हनुमान नगरी भी कहते हैं। आर से बनता है आपका रेवाड़ी, जिसे आप लोग पीतल नगरी बोलते हैं। पी से बनता है आपका पानीपत, जिसे सिटी ऑफ फीवर यानी बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। और वाई से बनता है आपका यमुनानगर, यानी यमुनानगर अगर आपसे पूछा जाए जिला कब बना तो याद रखना है 1 नवंबर 1989 को बना था। उसके बाद यमुनानगर जो क्वेश्चन बनते हैं डियर स्टूडेंट वो बनते हैं तहसील से, कि यमुनानगर में कुल कितनी तहसील है। तो याद रखना है यमुनानगर की 4 तहसील आपको याद रखनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं रादौर एक तहसील है कहाँ की, यमुनानगर की। दूसरी तहसील का अगर मैं बात करता हूं बिलासपुर, और बिलासपुर से तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि इसका प्राचीन नाम व्यासपुर है। ठीक है, महर्षि वेद व्यास के नाम पर इसका नाम पड़ा था। क्या नाम इसका प्राचीन नाम? व्यासपुर। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या है, व्यासपुर। तीसरी तहसील हमारी है जगाधरी, और आपको पता है यहां से हमारे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर विधायक है। और साथ में याद रखना है ये जो जगाधरी है इसे हरियाणा में बर्तन नगरी भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पीतल के बर्तन के लिए कौन सी सिटी फेमस है तो उत्तर होगा रेवाड़ी, लेकिन बर्तन नगरी किसे कहा जाता है तो याद रखना है जगाधरी को कहा जाता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तहसील है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग छछरौली। और छछरौली से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसे बोला जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान को बोला जाता है तो याद रखना है छछरौली को बोला जाता है, क्योंकि चेरापूंजी एक मेघालय का स्थान है जहां पर पहले बहुत ही ज्यादा वर्षा होती थी। यानी दुनिया में जो सबसे अधिक वर्षा होती थी ना क्लास पहले, वो चेरापूंजी में होती थी। लेकिन अब चेरापूंजी उत्तर नहीं होता, अब होता है माशिनराम। वैसे हरियाणा में जो मोस्टली ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है ना वो यमुनानगर, अपने अंबाला या पंचकुला जिले में देखने को मिलती है। और जो यमुनानगर का छछरौली इसे क्या बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार कि हरियाणा का चेरापूंजी किस स्थान को बोला जाता है तो याद रखना है यमुनानगर की जो छछरौली तहसील है डियर स्टूडेंट, उसे हम लोग हरियाणा का छछरौली बोलते हैं। तो ये थी क्या यहाँ की तहसील। स्थापना 1 नवंबर 1989। तहसील 4 याद रखनी है, रादौर, बिलासपुर, जगाधरी और छछरौली। उसके बाद आगे जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं कि यमुनानगर का क्या इतिहास रहा है। मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा कि यमुनानगर का क्या इतिहास आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखें इसका खास इतिहास नहीं रहा। जैसे मैं बात करता हूं 1857 की क्रांति की, तो ऐसा इतिहास इसका नहीं रहा। तो इसके इतिहास में जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो इसी के नाम से क्वेश्चन बनते हैं कि यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा। तो मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट, जो ये यमुनानगर है ना इसका प्राचीन नाम था अब्दुल्लापुर। क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। क्योंकि यहां पर क्या था कि अब्दुल्लापुर नामक की एक टिम्बर मार्केट हुआ करती थी, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या है?
अब्दुल्लापुर है। लेकिन आपको पता है जैसे कि पश्चिमी यमुना नहर यहीं से निकली गई है, साथ में आपको पता है ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। इस यमुना नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, यमुनानगर पड़ गया। यानी पहला तो इसका क्वेश्चन है कि यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर, क्योंकि यहां पर एक अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट होती है जो लकड़ी उद्योग के लिए फेमस हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्बर मार्केट बोलते हैं। अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट थी, लेकिन आपको पता है यहां से यमुना नदी प्रवेश करती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, यमुना नगर पड़ गया। क्या पड़ गया, यमुना नगर। लेकिन हमारे पूर्वज जो थे इस यमुना नगर को जमुना नगर कहते थे। क्या बोलते थे, जमुना नगर। जैसे कि आप लोगों ने आज भी देखा होगा जो हमारे पूर्वज है ना वो क्या बोलते हैं, यमुना को यमुना नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। इसलिए यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या है, जमुनानगर भी है। उसके बाद याद रखना है 1814 में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक विद्रोह हुआ था, विद्रोह का नाम है छछरौली का विद्रोह। क्वेश्चन आता है कि छछरौली का विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो याद रखना है 1814 में हुआ था, और इस विद्रोह का जिसने नेतृत्व किया था उस व्यक्ति का नाम है जाबित खान। क्या नाम है, जाबित खान। तो छछरौली का विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1814 में। ये वही छछरौली है जिसे क्या बोला जाता है, हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ के इतिहास की बात करूं तो इसके इतिहास से इतने खास क्वेश्चन नहीं बनते, इसके नाम से ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है कि अब्दुल्लापुर किस जिले का प्राचीन नाम है, तो याद रखना है यमुनानगर का। इसका याद रखना है इसका प्राचीन नाम क्या है, जमुनानगर भी है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो यमुना को यमुना नहीं जमुना कहकर पुकारते थे, इसलिए इसका प्राचीन नाम क्या है, जमुनानगर भी है। उसके बाद जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं पर्यटन स्थल से, कि यहाँ कौन कौन से पर्यटन स्थल है। मैं 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबसे ज्यादा यहीं से पूछे जाते हैं। क्या हमारे पर्यटन स्थल, कौन कौन से पर्यटन स्थल है हम लोग जानेंगे। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी डियर स्टूडेंट वो होगी पर्यटन स्थल, और 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पर्यटन स्थल कहां पर है यमुनानगर में। तो सबसे पहले पर्यटन स्थल अगर मैं डिस्कस ही कर रहा हूं तो सबसे पहले है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। देखें डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं हरियाणा राज्य की, तो हरियाणा जो राज्य इसमें 8 वन्य जीव अभ्यारण्य, 2 राष्ट्रीय पार्क, 3 हिरण पार्क, 2 संरक्षित रिजर्व हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं में से एक है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो यमुनानगर में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलेसर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये किस पक्षी या किस पशु के लिए फेमस है, तो याद रखना है लाल जंगली मुर्गे के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। लाल जंगली मुर्गे जिसे हम लोग इंग्लिश में रेड जंगल फाउल भी बोलते हैं। और याद रखना है साथ में भौंकने वाले जो हिरण हैं, क्वेश्चन आता है कि भौंकने वाले हिरण कहां पर पाए जाते हैं, तो वो भी कहां पर पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं। अब ये थी बात कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य की, लेकिन क्या है स्टूडेंट, एक कलेसर राष्ट्रीय पार्क भी है। अब उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो एक कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसी में से एक योजना चली थी 1 नवंबर 2003 को, जो एग्जाम में पूछी जाती है। योजना का नाम है वनस्पति वन योजना। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि वनस्पति वन योजना कब चली थी, तो याद रखना है 1 नवंबर 2003 को चली थी वनस्पति वन योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया, मान लेते हैं ये पूरा अपना क्या है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। इस योजना के तहत क्या किया गया, इसको तो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य रहने दिया, इसको क्या बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया। यानी 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना के तहत कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य 2 भागों में बांट दिया। एक तो बना दिया वन्य जीव अभ्यारण्य और दूसरा क्या बना दिया, राष्ट्रीय पार्क। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 2003। लेकिन काफी सारी बुक ऐसी हैं जहां पर दिखाया गया है कि इसकी स्थापना कब हुई है, दिसंबर 2003 हुई है। तो कहने का मतलब जो डाटा याद रखना है वो ये याद रखना है कि कलेसर राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1 नवंबर 2003 को वनस्पति वन योजना के तहत कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में से की गई थी। और यह भी याद रखना है आपको कि ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये लाल जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण के लिए क्या फेमस है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस वन्य जीव अभ्यारण्य में
किसके पेड़ ज्यादा मिलते हैं? तो साल जो वृक्ष है इसके पेड़ों की संख्या सबसे अधिक किसमें देखने को मिलती है? कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलती है। तो ये यहां का एक पर्यटन स्थल हो गया। उसके बाद में दूसरा पर्यटन स्थल आपके साथ डिस्कस करता हूं कि दूसरा पर्यटन स्थल क्या है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दूसरा है महाकलेश्वर मठ, जो एग्जाम में पूछा जाता है। महाकलेश्वर मठ हरियाणा में कहां पर है? तो याद रखना है भगवान शिव के भारत में 12 मठ हैं, उनमें से एक मठ है महाकलेश्वर मठ, जो यमुनानगर में यमुना नदी के तट पर बना हुआ है, याद रखना है। उसके बाद याद रखना इस मठ में 1980 में ऋषि मुनियों से क्या कराया गया था? यज्ञ भी कराया गया था। यह बात भी पेपर में पूछ ली जाती है। थर्ड अगर मैं पर्यटन स्थल की बात करूं तो थर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सोम सरोवर, अगर क्वेश्चन ये आए कि सोम सरोवर, या फिर क्वेश्चन ये आ जाए कि सूर्य कुंड कहां पर है, तो याद रखना है सोम सरोवर सूर्य कुंड दोनों यमुनानगर में है। लोगों का क्या मानना है कि अगर सोम सरोवर में कोई महिला स्नान करती है तो उसे क्या होती है? संतान की प्राप्ति होती है। यह सिर्फ लोगों का मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है कि कहां पर नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है जो सोना के गर्म पानी के चश्मे हैं उनमें नहाने से आपके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। उसका एक वैज्ञानिक कारण है स्टूडेंट, वहां पर क्या मिलता है? उस पानी में सल्फर के अंश मिलते हैं, उसी के कारण हमारे जो चर्म रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि किस मजार पर चादर चढ़ाने से मन्नतें पूरी होती हैं? तो आपको पता है इमाम अली कलंदर की मजार जो दरगाह है कहां पर? पानीपत में, वहां पर चादर चढ़ाने से दरगाह पूरी होती है। पीर नो गजा की जो मजार है अंबाला में, वहां पर घड़ी बांधने से मन्नतें पूरी होती हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है सूर्य कुंड की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य कुंड कहां है तो उत्तर होता है यमुनानगर, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सूरज कुंड कहां है, तो डियर स्टूडेंट गलती मत करना, सूरज जो कुंड है वो यमुनानगर नहीं होकर उत्तर क्या होगा हमारा? फरीदाबाद होगा। उसके बाद थर्ड चलते हैं, थर्ड क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बसंतपुर का कुआं। क्वेश्चन आता है कि बसंतपुर का कुआं कहां पर है? तो याद रखना है बसंतपुर का कुआं भी यमुनानगर में। बताया जाता है इस कुएं का पानी गंगा नदी के तरह पवित्र है। क्वेश्चन आता है हरियाणा के किस कुएं के पानी गंगा नदी के तरह पवित्र है? तो याद रखना है बसंतपुर का कुआं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इसे किसने बनाया था? तो याद रखना है राजा शांतनु ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा शांतनु ने इसे बनवाया था, जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पर्यटन स्थल की बात करूं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी प्रजनन केंद्र कहां है? हाथी प्रजनन केंद्र कहां है? तो याद रखना है वो भी कहां पर है? यमुनानगर जिले में। हाथी प्रजनन केंद्र यमुनानगर जिले में है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से बनता है। तो आपको 4-5 पर्यटन स्थल जो याद रखने हैं, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर राष्ट्रीय पार्क, महाकलेश्वर मठ याद रखना है, सोम सरोवर या सूर्य कुंड याद रखना है, बसंतपुर का कुआं याद रखना है जिसका पानी गंगा नदी की तरह पवित्र है, जो राजा शांतनु ने बनवाया था। हाथी प्रजनन कह दिया। फिर हाथी पुनर्वास केंद्र कहां है? दोनों यमुनानगर में है। उसके बाद यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मंदिरों से बनते हैं। कौन कौन से यहां पर मंदिर हैं, 1 बाय 1 उनको भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें आपको समझ में ना आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है डियर स्टूडेंट वो है मंदिर, कि मंदिर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पंचमुखी मंदिर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचमुखी मंदिर कहां पर है तो याद रखना है पंचमुखी मंदिर जगाधरी में है। इसे हनुमान पंचमुखी मंदिर भी बोलते हैं। अब इससे मैं आपके 3 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं डियर स्टूडेंट। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमुखी मंदिर कहां है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं कहां पर है, यमुनानगर के जगाधरी में है, जिसे हनुमान पंचमुखी मंदिर बोलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि पंचवटी मंदिर कहां है। तो याद रखना है पंचवटी जो मंदिर है वो यमुनानगर में नहीं है, वो है पलवल में, क्योंकि पलवल भी मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। जिसने नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में जा सकता है, उसके बाद वो डिस्कस कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है पंचतीर्थ।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंच तीर्थ मंदिर कहाँ है तो याद रखना ये हमारा कहाँ पर है, भिवानी में। यानी 3 टर्म हमारे एक साथ हैं, पंचमुखी, पंचवटी, पंचतीर्थ। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 360 तीर्थ कहाँ है, तो भी उत्तर हमारा क्या होगा, कुरुक्षेत्र होगा। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लगभग सेम से बनते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं अक्सर करके। ठीक है, तो ये 4 आपको याद रखने। उसके बाद नेक्स्ट मंदिर की बात करूं, नेक्स्ट पूछा जाता है लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है। लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है, तो ये भी आपका कहां पर है, यमुनानगर में। नेक्स्ट पूछा जाता है कि कपाल मोचन मंदिर कहाँ है। आपको पता है कपाल मोचन मंदिर जो है वो यमुनानगर के बिलासपुर में है, तो कपाल मोचन मंदिर भी कहाँ है, यमुनानगर के बिलासपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आदि बद्री धाम या फिर आदि बद्री मंदिर कहाँ है, तो भी हमारा उत्तर क्या होगा, यमुनानगर होगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आदि बद्री नर नारायण की गुफाएं कहां हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नर नारायण की गुफाएं कहां हैं, तो याद रखना इसका भी उत्तर क्या होगा, हमारा यमुनानगर होगा। ये क्वेश्चन आपको यमुनानगर के मंदिरों से याद रखने जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक बार रिपीट करा देता हूं, पंचमुखी याद रखना है यमुनानगर में, पंचमुखी और पंचवटी पलवल, पंचतीर्थ भिवानी है, लक्कड़हारा मंदिर भी यमुनानगर में है, कपाल मोचन भी मंदिर यमुनानगर में है, आदि बद्री का मंदिर भी यमुनानगर में है, नर नारायण की गुफाएं भी कहां पर है, यमुनानगर में है। ये यहां के मंदिरों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है उद्योग, कि यमुनानगर जो जिला है ये किन किन उद्योगों के लिए फेमस है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। आशा करता हूं कि जो बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो टर्म है डियर स्टूडेंट वो है उद्योग, जो एग्जाम में पेपर में पूछ लिया जाता है कि यमुनानगर जिला किन किन उद्योगों के लिए फेमस है। तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 सारे उद्योग डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन सा उद्योग ऐसा है जो यमुनानगर के लिए फेमस है। तो 3 से 4 डेटे आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 1933, 1929, 1938। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1952, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं 1969, उसके बाद आपसे लास्ट जो याद रखना है 1973। ये 4 से 5 डेटे ऐसी हैं जो आपको यमुनानगर से याद रखनी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ है। बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ है, तो याद रखना है बल्लारपुर पेपर मिल यमुनानगर में है, स्थापना हुई थी 1929 में, इसीलिए यमुनानगर को हम लोग पेपर सिटी या फिर कागज नगरी भी बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, तो याद रखना है सरस्वती शुगर मिल की जो स्थापना हुई थी वो 1933 में हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो यमुनानगर में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी एक यूनिट कहां पर है, तो याद रखना है इसकी एक यूनिट लाहौर में थी जो आजादी के बाद पाकिस्तान का पार्ट बन गया था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना कहां हुई और कब हुई थी, तो याद रखना है भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड की स्थापना 1938 में यमुनानगर में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कहां पर रेलवे वैगन वर्कशॉप है जहां पर शताब्दी एक्सप्रेस में कार्य किया जाता है, तो याद रखना वो भी कहां पर है, यमुनानगर में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना कब और कहां पे की गई थी, तो याद रखना है हरियाणा डिस्टिलरी की स्थापना वर्ष 1969 में यमुनानगर में की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन आता है यमुना गैसेज लिमिटेड, यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना 1973 में हुई थी और कहां पर की गई थी, यमुनानगर में। यानी डियर स्टूडेंट ये कुछ क्वेश्चन हैं आपके जो डेटों से बनते हैं। 1929 बल्लारपुर पेपर मिल, इसी पेपर मिल के कारण हरियाणा की पेपर सिटी यमुनानगर है। 1933 में सरस्वती शुगर मिल, इसकी एक इकाई लाहौर में है। 1938 में भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड जहां पर मक्के से स्टार्च निकाली जाती है, स्थापना 1938 में हुई थी। 1952 में रेलवे वैगन वर्कशॉप की स्थापना की गई थी यमुनानगर के जगाधरी में। एग्जिट लोकेशन अगर आपसे पूछ ली जाए तो याद रखना है कहां पर है, जगाधरी। और ये क्वेश्चन आपको याद रखना है जगाधरी और जो यमुनानगर इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, जुड़वा शहर भी हरियाणा में बोलते हैं।
उसके बाद 1969 की अगर मैं बात करूं, हरियाणा डिस्टिलरी यमुनानगर में 1973 में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना हुई थी। ये डाटा आपको याद रखना है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वैसे अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि भाई 1969 से और हरियाणा जीके में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो 1969 से जितने भी क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके में बनते हैं और 73 से भी बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। ये यहाँ के उद्योग याद रखने हैं, ये तो आपको कुछ डेटे याद रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उद्योग याद रखने हैं वो भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से उद्योग है जो यहाँ के फेमस है, जो एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कागज उद्योग कहाँ का फेमस है। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कागज उद्योग या फिर क्वेश्चन पूछा जाए लकड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है, तो उत्तर याद होगा हमारा यमुनानगर। कागज और लकड़ी उद्योग यमुनानगर का फेमस है, क्योंकि लकड़ी आपको पता है, मैंने बताया था टिम्बर मार्केट, हरियाणा की सबसे प्राचीन टिम्बर मार्केट का क्या नाम था, अब्दुल्लापुर टिम्बर मार्केट था। और आपको पता है अब्दुल्लापुर प्राचीन नाम है यमुनानगर का। उसके बाद कागज पेपर सिटी किसे बोला जाता है, यमुनानगर को ही बोला जाता है। तो ये दो बातें और आपको याद रखनी है, कागज और लकड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है, ये भी यमुनानगर का है। उसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं प्रसिद्ध व्यक्तित्व से, कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन यहां से संबंध रखते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं प्रसिद्ध व्यक्तित्व। तो सबसे पहला आप जानते होंगे सुनील दत्त, जिस संजय दत्त के पिता हैं, एक अभिनेता हैं सुनील दत्त। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिनेता सुनील दत्त कहां से संबंध रखते हैं, तो याद रखना है यमुनानगर से संबंध रखते हैं। दूसरा है वेद गांधी, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वेद गांधी जो फिल्म निर्माता हैं ये कहां से संबंध रखते हैं, तो याद रखना ये भी यमुनानगर से संबंध रखते हैं। और याद रखना इस वेद गांधी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अभी रिसेंटली में भी अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो लाइफ में केवल एक बार ही एक किसी अभिनेता या फिल्म निर्माता को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखना है कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल जो गुर्जर हैं वो भी यमुनानगर से हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है ये कहां से विधायक है, तो याद रखना है जगाधरी से विधायक हैं, जिसे हम लोग हरियाणा की बर्तन नगरी बोलते हैं। उसके बाद आपसे ये तो तीन हो गए प्रसिद्ध व्यक्तित्व जो यहां से बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व कहां से संबंध रखता है। अब जो हमारा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ना डियर स्टूडेंट, इससे कुछ इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट बच जाते हैं। वन बाय वन वो फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या फैक्ट वो बच जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं फैक्टों को डिस्कस करने से पहले तो आपको बता देता हूं कि क्या क्या फैक्ट यमुनानगर से। तो पहले डियर स्टूडेंट मैं यमुनानगर की लोकेशन बता देता हूं कि क्या क्वेश्चन आपके लोकेशन से बनते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंपॉर्टेंट फैक्ट, कि यमुनानगर से क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो पहला फैक्ट मेरा ये है, जो यमुनानगर जिला है क्लास, ये हरियाणा के किस साइड में, उत्तरी पूर्वी जिला है। तो हरियाणा यमुनानगर जिला हरियाणा किस साइड में, उत्तर पूर्व में। और इसकी जो सीमा है क्लास ये याद रखनी, इसकी सीमा हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। एक तो हो गया हिमाचल प्रदेश, एक हो गया यूपी, और याद रखना एक आपका जो उत्तराखंड है इसके साथ भी यमुनानगर जिले की क्या लगती है, सीमा लगती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो याद रखना है यमुनानगर जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट जो हमारा टर्म बनता है वो ये बनता है कि यमुनानगर जो जिला है ये किस मंडल के अधीन आता है। तो याद रखना यमुनानगर जिला अंबाला मंडल के अधीन आता है। या फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस पुलिस रेंज के अधीन आता है। तो याद रखना है तब भी उत्तर हमारा क्या होगा, अंबाला पुलिस रेंज के अधीन आता है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि यमुनानगर की सीमा किन किन राज्यों के साथ लगती है, या फिर यमुनानगर किस डिवीजन या फिर किस पुलिस रेंज में आता है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, अंबाला। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये है कि यहां से 2 नदी हरियाणा में एंट्री करती हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। तो उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेंगे वो है यमुना नदी। जो यमुना नदी है ना डियर स्टूडेंट, ये हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, यमुनानगर से प्रवेश करती है। इसके बारे में सारी बात मैं आपको बता देता हूं। देखें सबसे पहले अगर मैं हरियाणा की नदियों की बात करूं, हरियाणा की जितनी भी नदियां हैं सारी आंतरिक प्रवाह वाली नदी हैं जो केवल अंदर ही अंदर तक बहती हैं। लेकिन यमुना नदी हरियाणा की एकमात्र क्या है,
बारहमासी नदी है और इसे ऋग्वेद में सूर्य की पुत्री भी कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर मैं इसके उद्गम की बात करूं, हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, तो वैसे तो आपको पता है यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है, लेकिन हरियाणा में जो ये प्रवेश करती है इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी जो हरियाणा में प्रवेश करती है वो कहां से करती है, कलेसर से वो हरियाणा में प्रवेश करती है। अगर कलेसर ऑप्शन में ना मिला ना तो क्या मिलेगा, हथनी कुंड बैराज मिलेगा। क्या मिलेगा, हथनी कुंड बैराज। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कई बार हथनी कुंड बैराज भी ऑप्शन नहीं देता तो कई बार क्या मिल जाता है, ताजेवाला। तो यमुना नदी हरियाणा में हथनी कुंड बैराज, ताजेवाला या कलेसर से प्रवेश करती है। उसके बाद ये नदी यूपी के साथ पूर्वी सीमा निर्धारित करती हुई, याद रखना है कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा निर्धारित करती हुई यमुनानगर। यमुनानगर के बाद कहां जाती है डियर स्टूडेंट, करनाल। करनाल के बाद पानीपत, पानीपत के बाद ये सोनीपत जाती है और सोनीपत के बाद ये कहां प्रवेश कर जाती है, दिल्ली में प्रवेश कर जाती है। दिल्ली के बाद फिर ये फरीदाबाद जाती है और फरीदाबाद के बाद ये कहां जाती है, पलवल में जाती है। और पलवल की एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है हसनपुर। पलवल के हसनपुर से कहां प्रवेश कर जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है। यानी यमुना नदी हरियाणा और यूपी के बीच पूर्वी सीमा निर्धारित करती है, जो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, दिल्ली हमारा जिला नहीं है, उसके बाद फरीदाबाद और पलवल के हसनपुर से यूपी में प्रवेश कर जाती है। और ये जो जिले हैं इनसे आपको याद रखना, ये हरियाणा के वो जिले हैं जिनकी सीमा किसके साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है। यानी अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि यूपी के साथ कौन कौन से जिला सीमा बनाते हैं, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। लेकिन इसमें एक और आपको ऐड कर देना है, मेवात एक ऐसा जिला है जहां से यमुना नदी तो होकर नहीं गुजरती लेकिन यूपी के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। याद रखना ये हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। जब ये हरियाणा में प्रवेश करती है यहीं से इसमें एक नहर निकाली गई थी, एक तो पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। जो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई थी वो हरियाणा के खेतों की सिंचाई करने के लिए निकाली गई थी। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी यमुना नहर किस वर्ष निकाली गई थी, तो याद रखना है पश्चिमी जो यमुना नहर है ये 1879 में निकाली गई थी, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछी जाए कहां से निकाली गई है तो यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं यमुना नदी को। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री से उद्गम होता है, हरियाणा में ये कलेसर, ताजेवाला, हथनी कुंड बैराज से प्रवेश करती है। इन्हें सूर्य की पुत्री बोला जाता है। ये हरियाणा की एकमात्र बारहमासी नदी है। उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बनाती हुई जाती है और पलवल के हसनपुर से कहां प्रवेश कर जाती है, यूपी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि यमुना नदी की हरियाणा में कितनी लंबाई है, तो याद रखना है यमुना नदी की हरियाणा में कितनी लंबाई है, 320 किलोमीटर है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। यमुना, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है भाई यमुना नदी यूपी और हरियाणा के बीच कितनी किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो याद रखना है 320। ये हो गया आपका यमुना नदी। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सरस्वती नदी से, कि सरस्वती नदी से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि सरस्वती नदी से आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मेरा जो नेक्स्ट टर्म रहने वाला है वो रहने वाला है सरस्वती नदी, कि सरस्वती नदी से क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखें आपको पता है अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि हरियाणा की सबसे पवित्र नदी किसे बताया गया, तो याद रख रहे हैं सरस्वती नदी को बताया गया है। अगर मैं इसके बात करूं सरस्वती के उद्गम की, अगर मैं बात करूं कि सरस्वती जो नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, तो मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। तो हम किसको डिस्कस करेंगे, सरस्वती नदी। इसको हरियाणा में मां सरस्वती के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए नदी जितनी पहले पूजनीय थी आज भी इतनी पूजनीय है। अगर सरस्वती नदी की बात करूं तो सरस्वती नदी जो हरियाणा में एंट्री करती है, वैसे तो इसका हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से इस नदी का उद्गम होता है, लेकिन हरियाणा में जो एंट्री करती है कहां से करती है, आदि बद्री से करती है। क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में सरस्वती नदी कहां से एंट्री करती है, आदि बद्री से करती है। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आदि बद्री धाम कहां है, तो याद रखना है यमुनानगर में। उसके बाद याद रखना है ये नदी ऋग्वैदिक कालीन के ऋग्वैदिक कालीन जितनी भी नदियां उनमें सबसे पवित्र नदी है। आज के समय में ये नदी नहीं बहती हुई दिखती, लेकिन याद रखना है कि इस नदी के कुछ अंश मिले थे कि भाई ये नदी कहां पर बहती हुई देखी गई थी, तो याद रखना है बताया जाता है भाई ये नदी मुस्तफाबाद, यमुनानगर एक गांव है,
वहां पर ये नदी बहती हुई मिली थी, इसलिए इस गांव का नाम बदल क्या रख दिया है, सरस्वती नगर रख दिया है। क्वेश्चन आता है कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदल क्या रख दिया है, सरस्वती नगर रख दिया है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो याद रखना है भाई, ऋग्वेद कालीन में सबसे पवित्र नदी है। उसके बाद याद रखना है ये नदी किसकी, घग्गर नदी की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है, याद रखना है हमारी सरस्वती नदी है। उसके बाद याद रखना है इस नदी के उत्थान के लिए सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की स्थापना भी की गई है। क्वेश्चन आता है कि किस नदी के विकास के लिए हेरिटेज बोर्ड बनाया गया है, तो याद रखना है सरस्वती नदी के उत्थान के लिए, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। तो ये दो नदी आपको याद रखनी है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं। उसके बाद आपको याद रखना है इसी नदी के तट पर महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। अभी बताया आपको वेद व्यास के नाम पर बिलासपुर का नाम पड़ा है। उसके बाद यहाँ से जो और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं उनको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्या क्या फैक्ट यहाँ से आपके एग्जाम में जो बनते हैं वो पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहला हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट डियर स्टूडेंट वो है कि इस यमुनानगर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वन कहां पर है, तो याद रखना है सबसे ज्यादा वन आपके पंचकुला में, पंचकुला के बाद किसका स्थान आता है, यमुनानगर का। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है, तो पहला स्थान आपका पंचकुला का है, दूसरा स्थान किसका है, यमुनानगर का। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन कहां होता है, तो भी उत्तर क्या होगा, यमुनानगर होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कहां होता है, तो भी उत्तर क्या होगा, यमुनानगर होगा। यानी लकड़ी, वन, उसके बाद वर्षा और हल्दी और गन्ने के उत्पादन के मामले में जो यमुनानगर जिला है ये प्रथम स्थान रखता है। दूसरा जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि वर्ष 2008 में, ईयर याद रखनी है कौन सा ईयर है, 2008 में यहां पर यानी यमुनानगर में एक था हमारा जिसका नाम है छोटू राम, दीन बंधु छोटू राम के नाम से एक तापीय विद्युत परियोजना भी स्थापित की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि तापीय विद्युत परियोजना कहां पर है, तो याद रखना है यमुनानगर में है, जो किस वर्ष स्थापित की गई थी, 2008 में। उसके बाद इसकी क्षमता भी पूछी जा सकती है, तो याद रखना है इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, 600 मेगावाट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, एक योजना थी, योजना का नाम है कंडी योजना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंडी योजना कहां से चलाई गई थी, तो याद रखना है कंडी योजना यमुनानगर से चलाई गई थी। कंडी योजना थी क्या डियर स्टूडेंट, कंडी योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया गया था। इस योजना के तहत हमारे जो 3 जिले हैं जहां पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला, इन 3 जिलों की शिवालिक पर्वत श्रृंखला में वृक्षारोपण किया गया था। किस योजना के तहत, कंडी योजना के तहत, जो कहां से चली थी, यमुनानगर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे वो ये पूछा जाता है कि बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहां है, तो याद रखना ये भी कहां पर है, यमुनानगर में। या फिर ये पूछा जाए कि ताऊ देवीलाल पार्क कहां है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताऊ देवीलाल पार्क या ताऊ देवीलाल औषधि पार्क, एक गांव पड़ता है यमुनानगर का, गांव का नाम है चूहरपुर, जो 110 एकड़ में फैला हुआ है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ताऊ देवीलाल पार्क पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, ये दोनों कहां पर हैं, यमुनानगर जिले में। उसके बाद यमुनानगर से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई क्या क्या क्वेश्चन यमुनानगर से बनते हैं। आए हम लोग डिस्कस करेंगे। भाई कैसे काम नहीं कर रहा, देखें नेक्स्ट हमारा जो टर्म बनता है वो यमुनानगर से और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो देखें डियर स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इससे बनते हैं कि जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है हरियाणा में कहां कहां पर फैली हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा शिवालिक पर्वत श्रृंखला का 1.67% भाग हरियाणा में है। ये केवल हरियाणा के 3 जिलों में ही फैली हुई है, यमुनानगर, पंचकुला और साथ में याद रखना है अंबाला। यानी शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है, इनमें से एक जिला हमारा कौन सा है, यमुनानगर। देखें ये जो 3 का आंकड़ा, इससे हरियाणा जी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपके साथ बता देता हूं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो याद रखना हरियाणा राज्य में 3 हिरण पार्क हैं,
याद रखना है यमुनानगर जिले की सीमा 3 ही राज्यों के साथ लगती है। याद रखना है शिवालिक पर्वत श्रृंखला भी हरियाणा के 3 ही जिलों में फैली हुई है। याद रखना है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन भी 3 बार लगा है। याद रखना है हरियाणा के 3 जिलों ही मेट्रो से जुड़े हुए हैं, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर। 2022 तक किसको जोड़ दिया जाएगा, अपना जो सोनीपत, इसको भी जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है 3 ही हरियाणा में क्या है, पुलिस कमिश्नरी। देखें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के 3 जिलों में फैली हुई है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में 3 ही क्या है, पुलिस कमिश्नरी है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं, कहां कहां पर है, जीपीएफ, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा में 3 बार क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। वो डेट भी याद रखनी है, 67, 77 और 1991। उसके बाद याद रखना है हरियाणा के 3 ही जिलों किससे जुड़े हुए हैं, मेट्रो से जुड़े हुए हैं। कौन कौन सा है, झज्जर है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है। याद रखना है 2022 तक सोनीपत को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद याद रखना है 3 ही हरियाणा में क्या है, चिड़ियाघर है, पिपली चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर और महम चिड़ियाघर। ये आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं, याद रखना है यमुनानगर की जो जिला है इसकी सीमा भी 3 ही राज्यों के साथ लगती है। यानी आपको करना क्या है, जो हरियाणा जी के याद रखनी है वो आपको डाटा को एक दूसरे से रिलेट करके याद रखनी है, जो आपको डाटा याद हो जाए। उसके बाद अगर मैं यमुनानगर की बात करूं तो यमुनानगर से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो यमुनानगर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखें डियर स्टूडेंट, और क्या क्या क्वेश्चन आपके यमुनानगर से बनते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यमुनानगर की, तो यमुनानगर से आपको एक और बात याद रखना है, यमुनानगर को हम क्या बोलते हैं, पेपर सिटी भी बोलते हैं, या फिर इसे कागज नगरी भी बोला जाता है। और याद रखना है यमुनानगर के बाद जगाधरी जो है, जगाधरी को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्तन नगरी बोलते हैं। और जगाधरी और यमुनानगर को हरियाणा का क्या बोला जाता है, जुड़वा शहर बोला जाता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो याद रखना है जो हरियाणा का चेरापूंजी है वो किसको कहा जाता है, छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली का विद्रोह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छछरौली का विद्रोह कब हुआ था, तो याद रखना 1814 में हुआ था। उसके बाद जो यमुनानगर से क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि भाई हरियाणा का कौन सा जिला ऐसा है जिसका सीमा लगती है वो 3 राज्यों के साथ लगती है, वो भी कौन सा है, यमुनानगर। तो यमुनानगर से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आशा करूंगा कि ये सारी बातें आपके समझ में ही आई होंगी। अगर जो आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप लोग दोबारा वीडियो देख सकते हैं। हम लोगों ने देखो क्या क्या डिस्कस किया यमुनानगर में, वो मैं आपके साथ भी बता देता हूं। सबसे पहले मैंने स्थापना डिस्कस की थी, उसके बाद यहाँ की तहसीलें बताई थी, उसके बाद यहाँ के इतिहास इतना यहाँ का खास नहीं है। यहाँ के पर्यटन स्थल डिस्कस किए थे, यहाँ के मंदिरें डिस्कस किए हैं, प्रसिद्ध व्यक्तित्व हम लोगों ने यहाँ से पढ़े हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने यमुनानगर से जाने हैं जो आपके बारे में पूछे जा सकते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप नोट डाल के एक और बात याद रखना है, यमुनानगर जो जिला है यहां से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है, 12 खड़ी का अभिलेख। अगर क्वेश्चन ये आए कि 12 खड़ी के अभिलेख की प्राप्ति कहां से हुई है, तो यमुनानगर के शुद्ध एक स्थान है, यहां से प्राप्ति। और याद रखना है हरियाणा में अब तक 37 अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, और हरियाणा के 37 गांव ही विधायकों ने गोद ले रखे हैं। ये जितनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आज हम केवल इतनी बातें डिस्कस करते हैं। यमुनानगर से जितने भी हमारे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आशा करता हूं ये सारी बातें आज को आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी प्रकार के जिसको कोई प्रॉब्लम है कि सर ये आपने डाटा गलत कराया, वो कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, फिर मैं उसको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। धन्यवाद।